नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग की एक ऐसी स्क्रिप्ट सामने आई है जिसने यूपी की सियासी हलचल बढ़ा दी है। पिछला दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नारे की धार पिछले कई महीनों से तेज कर रहे अखिलेश यादव ने अचानक लखनऊ में ब्राह्मण सांसदों विधायकों की एक बैठक बुलाई। बैठक का पूरा एजेंडा गवाही दे रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक यानी ब्राह्मण समुदाय में सेंध लगाने की गंभीर तैयारी कर रही है। बटुकों के अपमान से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में पक्षपात और घूसखोर पंडित जैसे फिल्मी टाइटल्स के जरिए नाराजगी के ये मसले इस बैठक में उठाए गए और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यूपी का ब्राह्मण 2027 में विकल्प की तलाश में है। लेकिन बीजेपी इसे चुनावी ढोंग बता रही है, जो कि बीजेपी के स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने कार सेवकों पर गोली चलाने तक की याद दिलाई है जब ये सवाल उनके सामने पूछा गया। लेकिन सवाल ये भी है कि यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं जहां ब्राह्मण निर्णायक भूमिका रखता है, क्या वाकई वहां इतनी नाराजगी है कि 2027 में अखिलेश यादव वहां सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से पिछले चुनावों में ब्राह्मण समुदाय ने बिल्कुल, जिसे राजनीति की भाषा में एक मुश्त वोटिंग कहते हैं, उसी आधार पर बीजेपी को वोट दिया है। क्या मायावती के 2007 वाले फॉर्मूले की तर्ज पर अखिलेश पीडीए के ए का मतलब अगड़े बताकर सत्ता की चाबी हासिल कर पाएंगे? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, चुनाव की हवा तो अब तेज हो रही है हर दिन, और मतलब जिसे कहते हैं कि लगातार चुनाव बहुत तेजी से पास आ रहा है। ऐसे में इस अखिलेश यादव की इस ब्राह्मण बैठक का क्या आपको मोटिव नजर आता है कि कोई नाराजगी है ऐसी जिसे समाजवादी पार्टी भुना सकती है, या फिर एक हेडलाइन मैनेजमेंट है और जिस तरह से पॉलिटिक्स में होता है कि सबको भुनाने की कोशिश है? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत सीरियस हैं और उन्होंने अपने सधे हुए पत्ते चले हैं ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर। आप देखिए, जब उन्होंने अपना नेता विरोधी दल पद छोड़ा विधानसभा में और लोकसभा में वो गए, तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को आगे किया। माता प्रसाद पांडे काफी वरिष्ठ हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पे बहुत सी सीटों पर ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व है। हालांकि माता प्रसाद पांडे जी की कोई ब्राह्मणवादी छवि नहीं है, कोई जातिवादी छवि नहीं है, लेकिन एक सौम्य और अच्छे सोशलिस्ट लीडर की उनकी छवि है और उनको आगे उन्होंने नेता विरोधी दल का दायित्व सौंपा। तो वहीं से शुरू हो जाती है कि अखिलेश के जो पीडीए में ए है, ए यानी जिसको अगड़ा कह सकते हैं, तो वो उसको भी उन्होंने पूरा महत्व दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी सोशल इंजीनियरिंग किसी भी तरीके की बने, तो उसमें जो ऐसी जातियां जिनकी आबादी ज्यादा है या जिनका प्रभाव दूसरे समाज वोटों पर होता है या राजनीति पे होता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरीके से करणी सेना ने एक्टिव हुई थी, उससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। बाद में बीजेपी की एक रिपोर्ट भी बनी जो जिसने छानबीन की थी कि चुनाव में हार के कारण क्या थे, क्यों बीजेपी 33 सीट पे आ गई। तो उसमें करणी सेना बहुत बड़ा रोल समझ में आया था। और हालांकि जो सीएसडीएस है उसकी रिपोर्ट में ऐसा आता है कि 80% राजपूतों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी शायद कुछ अलग थी। और उसी अंदाज में को अपने साथ जोड़ने, बीजेपी से अलग करने की राजनीति अखिलेश यादव ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ाई है। पहले माता प्रसाद पांडे, फिर पूर्व विधायकों, वर्तमान जो उनके ब्राह्मण विधायक रहे हैं, उनकी बैठक करना और एक मैसेज देना कि हम ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति जिस तरीके से चली है, उसमें कहीं न कहीं जो ब्राह्मण फैक्टर है उसकी चर्चा बार बार होती रही। इसलिए बीजेपी के लिए थोड़ी एक चैलेंजिंग है और समाजवादी पार्टी इसे अपने सोशल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट कार्ड मानकर चल रही।
जो अभी एक बात की पिछले चुनावों की, करणी सेना की, तो ये सवाल है कि ठीक है, अखिलेश यादव एक नेता के तौर पर या उनकी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर ये कोशिश कर रही है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी के साथ, यानी एक कॉमन एक ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति का समाजवादी पार्टी के साथ दिमागी तालमेल बनता है क्या? नहीं, देखिए, हिस्ट्री इसको नकारती है। जो अभी तक की हिस्ट्री है वो नकारती है। लेकिन 2012 का अगर विधानसभा चुनाव देखें, हम लोगों ने 2012 के चुनाव को देखा है, मतदान को भी, और उस समय जो फीडबैक था, उस समय ब्राह्मण कम्युनिटी में काफी ठीक ठाक परसेंटेज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। देखिए, अखिलेश यादव के पास ब्राह्मणों का कोई बड़ा क्रेडिल चेहरा नहीं है, यानी पढ़ा लिखा परिवार हो, मजबूत पृष्ठभूमि हो, उसकी अपनी एक इमेज हो। ये संकट हमेशा रहा समाजवादी पार्टी के सामने। जनेश्वर मिश्रा जी सबसे बड़े लीडर थे, लेकिन वो भी कास्ट लाइन से ऊपर थे, सोशलिस्ट थे, और वो जाति में भरोसा भी नहीं रखते थे। तो मिश्रा भले वो थे, लेकिन उन कास्ट लाइन के हिसाब से उनको कभी देखा ही नहीं गया। और अपने मंत्रिमंडल में, चाहे मुलायम सिंह का मंत्रिमंडल हो, चाहे अखिलेश यादव का मंत्रिमंडल, उसमें 5-6 ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग उन्होंने रखे। तो कोशिश इनकी तरफ से रही, लेकिन इनके पास कोई क्रेडिबल फेस नहीं है। जैसे बीजेपी में कलराज मिश्रा हुआ करते, या अभी कह लें तो ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, ये सब हैं, या फिर कह लें कि बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा का जो उभार था 2007 में, जिस तरीके से क्रेडिबल फेस के तौर पे वो सामने आए, तो मेरा मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने लिए सतीश चंद्र मिश्रा जैसा कोई क्रेडिबल फेस ढूंढे, जिनकी मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, एक पढ़े लिखे परिवार से कोई व्यक्ति हो, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी फिर काफी कुछ हासिल कर सकती है, क्योंकि नए चेहरे के साथ लोगों की नई उम्मीद और उम्मीदों का खेल होता है। तो शायद समाजवादी पार्टी को ज्यादा लाभ हो सकता है। देखिए, अभी चुनाव में काफी वक्त है, काफी चीजें बदलने के लिए तत्पर हैं। कई चीजें सतह के नीचे चलती हैं, कई चीजें सतह के ऊपर जो दिखाई देता है वैसा नहीं होता है। तो बहुत सी बातें अभी सामने आएंगी, लेकिन अखिलेश ये संकेत तो दे दिया कि ब्राह्मण राजनीति में उनकी रुचि है। और आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन काफी कर लिया है, बहुत बदल चुकी है समाजवादी पार्टी। जिस तरीके का पहले समाजवादी पार्टी का चेहरा माना जाता था, वो सब चीजें तो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने फिल्टर कर दी हैं। तमाम ऐसी मुश्किलें जो अखिलेश को चुनौती देती थी पार्टी के भीतर, चाहे वो मुख्तार अंसारी के रूप में हो, या अतीक अहमद के रूप में हो, या आजम खां के रूप में हो, या दबाव डालने वाले दूसरे जो फैक्टर होते हैं, तो वो सारी चीजें तो अखिलेश पे रहेंगी। अखिलेश एक नई तरीके की समाजवादी पार्टी के साथ सामने है, और उसमें कुछ क्रेडिट बीजेपी को भी जाता है, बीजेपी की सरकार को जाता है। और इसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट हैं, उससे समाजवादी पार्टी को, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं फायदा होता है। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण कम्युनिटी को अगर वो जोड़ने की ठोस पहल करते हैं, तो उन्हें ज्यादा लाभ हो सकता है। लाभ हो सकता है, ये बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा टिकट बंटवारे की पॉलिटिक्स पर भी आऊंगा, लेकिन मैं कुछ मसले याद दिलाना चाहता हूं कि आजकल ये मौजूदा परिस्थिति में बात करें तो राम मंदिर में चंदे के घोटाले का जो मुद्दा है, जिसने तूल पकड़ा हुआ है, वो अखिलेश यादव ने एक तरीके से उसे शुरू किया। उससे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो सरकार का विवाद था, उसमें अखिलेश यादव वहां खड़े हुए नजर आए। हाथा नहीं भाता उनका प्रिय जुमला है, जो वो जब तब इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मसले आपको लगता है कि हम पॉलिटिक्स के अलावा, क्या ये मसले ब्राह्मण समुदाय के सेंटिमेंट को भी छूते हैं? अगर हम आज मान लीजिए कि राम मंदिर में घपले घोटाले की बात करें, तो क्या ये मसला राजनीतिक तौर पर ब्राह्मण समुदाय को छूता है? क्या उनकी नाराजगी को किसी तरह से और ज्यादा करता है? हाँ, करता है। और सिर्फ ब्राह्मण नहीं, तो अभी कॉमन पब्लिक के लिए नाराजगी का कारण है। राम मंदिर वाले मसले की तो आम चढ़ा है, और चर्चा कुछ काफी ज्यादा गहराई तक पहुंच रही है, क्योंकि हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी खबरें हैं।
और सरकार की तरफ से कोई सरकार क्या कहें, ट्रस्ट की तरफ से डैमेज कंट्रोल बहुत देर से शुरू हुआ और जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल उन्होंने करने की कोशिश की उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। टिन्नू यादव सामने आए, उन्होंने बात रखी, लेकिन एसआईटी की जांच अभी चल रही है, रिपोर्ट का उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उसके पहले सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले की बात, हालांकि अभी उसमें कोई फैक्ट ऐसी चीजें नहीं है कि एकदम ठोस तरीके से कुछ दावे से कहा जाए कि नहीं इस तरह का घोटाला हुआ ही है, लेकिन जो जो चीजें चर्चा में हैं कई बार वो काफी आगे बढ़ जाती हैं, फिर वो सही मान ली जाती हैं। तो पूरे देश के पैमाने पे लोग इस चीज को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सभी समुदाय में इसका असर है और लोग इसको लेकर कम से कम जो है या जिस तरीके से ट्रस्ट कमिटमेंट है उसको लेकर लोग बहुत दुखी हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि ट्रस्ट ने बहुत सी लापरवाहियां की, अज्ञता और लापरवाही के कारण ये सारी चीजें आज सामने हैं। ना तो इनके ट्रस्ट में कोई सीईओ है, बड़ा ट्रस्ट है, 4,000 करोड़ रुपए जिस ट्रस्ट में हो उसका कोई सीईओ ना हो, उसका कोई पीआरओ ना हो, उसका अकाउंट तो ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसके थ्रू ये करवाते हैं। लेकिन इनका जो बैंक कर्मचारियों के साथ नोट गिनने का जो पूरा सिस्टम है जिसपे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं उस पे अभी कोई साफ सुथरी ठीक ढंग से बात चंपत राय जी की तरफ नहीं आई। ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव जी वो भी चुप हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की होती है और अगर कोषाध्यक्ष चुप है तो जाहिर है कि फिर जो भी होते हैं आरोप कर पा रहे हैं। चंपाई का जो रवैया है अयोध्या में वो उनका सामंती रवैया है, इसलिए लोग उनसे बहुत नाराज हैं। इसे इन चीजों को बहुत ज्यादा भी रहे हैं क्योंकि चूंकि नाराज का मौका मिला है लोग तो उसको आढ़ाने की कोशिश हैं। चंपत जी किसी की सुनते ही तो 2019 से उनको बहुत से जानता हूं, लेकिन जब से ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में जनरल सेक्रेटरी हुए हैं, तब से मीडिया को भी खबर देने के लिए चंपत जी का घंटों इंतजार करना होता था और चंपत जी दो टूक में अपनी बात के किनारे हो जाते थे। और आपको याद हो यही चंपत जी हैं, उन्होंने कहा था कि जहां जन्मभूमि है वहां सरयू की धारा बह रहे, वहां तो बनना बड़ा मुश्किल है। फिर बाद में आवास के दायरे को बढ़ाती है, ट्रस्ट खुद अपनी गतिविधियों का शिकार हुआ है। नहीं तो इसका पॉलिटिकल असर कितना होगा यह भी देखने वाली बात होगी। एक बात और बताइए कि जब भी जैसे ही बात होती है मुस्लिम वोट की, यादव वोट की, ब्राह्मण वोट की, तो हम इस बात का एनालिसिस करने लगते हैं कि इस बार टिकटों में इस बात का प्रभाव दिखेगा, ओबीसी को ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे, इस बार इसको ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे। आपको लगता है कि अखिलेश यादव की इस ब्राह्मण सम्मेलन मुहिम का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि उनके टिकट बंटवारे में इसका असर दिखे? क्या ब्राह्मण समुदाय को ओबीसी के अलावा ब्राह्मण समुदाय को वो टिकटों के जरिए अपने उम्मीदवार बनाकर उस वोट को लेना चाहें? देखिए, मैं एक बात हूं आपसे नीरज जी, और मैं पहली बार कह रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चीजें मैं पहली बार कह देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कुछ भी के प्लेटफॉर्म बीपी के कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया। वो खुद दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों से बैठक कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर चिंता जता रहे हैं और जो सबका प्रतीक बन गया था अयोध्या उसको चिंता जता रहे हैं। यानी जो काम पहले बीजेपी करती थी राम मंदिर के लिए, आज वही काम अखिलेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश के ऊपर प्रो मुस्लिम का आरोप है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखिए उन्होंने कितने मुस्लिम को टिकट दिया, सिर्फ 5। जी आप कोई ना कर सकता था 2024 में कि अखिलेश यादव सिर्फ 5 टिकट देंगे। यादव समुदाय कितने टिकट दिए? सिर्फ 5 टिकट। तो बिल्कुल टिकट की संख्या निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस तरह का कार्ड प्ले करेंगे। और उत्तर प्रदेश में चुनाव के जीतने का एक ही फार्मूला है जो 2007 में मायावती कहा था। ये एक जनरल परसेप्शन में जो बात कही जाती है कि आपको समीकरण तो बनाना था लेकिन सबको साथ लेना पड़ेगा। यानी सबका साथ तभी आपका विकास। दूसरा, सर्वजन हिताय वाला आपको काम करना पड़ेगा। यानी आपको हर बिरादरी का वोट चाहिए, हर कम्युनिटी का वोट आपको लेना पड़ेगा। और अखिलेश धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण को उन्होंने इस बात को साबित किया कि यादव और मुस्लिम टिकट की प्रायोरिटी उनके सामने नहीं है।
अन्य जातियां हैं, अन्य जातियों में उन्होंने आप देखिए पासियों को वोट दिया, उन्होंने कुर्मी समुदाय को टिकट दिया, उन्होंने लोध समुदाय को टिकट दिया और लोग जीते भी। तो ये जो फार्मूला है, यानी कि बीजेपी का ही एक जेरॉक्स उन्होंने निकाला है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की है, और ये फार्मूला अखिलेश का बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चीज होगा। और लोकसभा चुनाव में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बलिया, बस्ती, इलाहाबाद, जौनपुर, ये तमाम सीटें जहां ब्राह्मण वोट का अच्छा खासा असर है, ये सब इंडिया गठबंधन ने जीती थी। और वो बात जो विजय उपाध्याय कह रहे हैं वो साबित की थी कि ब्राह्मण बहुल सीटों पर भी समाजवादी पार्टी या उनका इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। तो आखिरी में आपका आखिरी टेक, आपने हालांकि कहा कि अभी वक्त बाकी है और चुनाव में और चीजें काफी बदलेंगी, लेकिन आज हम जब खड़े होकर 2027 के चुनाव को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि 2019-2022 में 80% 85% बीजेपी की तरफ दिखने वाला ब्राह्मण समुदाय अपने लिए विकल्प तलाश सकता है और वो विकल्प समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन हो सकता है? देखिए, एक अनिश्चितता की स्थिति है, और जो ये अनिश्चितता की स्थिति है, इससे संभावना पैदा होती है कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जा सकते हैं। कितना परसेंट जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अभी पूरे तरीके से कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ब्राह्मण समुदाय में अनिश्चितता है सरकार और बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा जो वर्कर का क्लास है, नंबर ऑफ जो वर्कर हैं, मोस्टली उसमें ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, और उनमें बात है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। तो यही चीज मायावती के समय में अगर आप याद रखें तो उनके साथ ब्राह्मण ज्यादा जुड़ा था, और ब्राह्मणों की एक शिकायत थी कि हमारी नहीं सुनी जाती। मायावती जी की सरकार में सबसे ज्यादा जाटवों की सुनी जाती थी, इसलिए बाकी कम्युनिटी भी नाराज हो गई थी। तो अगर किसी जगह पे किसी कम्युनिटी के साथ अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जुड़ जाती है, तो वहां पे दूसरी पार्टी के लिए उनके समर्थन की संभावना अपने आप नजर आने लगती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो ब्राह्मण की अनिश्चितता है, जिस तरीके आप देखिए, एक अफसर है, पीसीएस अफसर है, वो किसी वजह से इस्तीफा दे देता है, आरोप लगाता है, और ढेर सारे इश्यूज इस समय सोशल मीडिया में हैं, और वो बहुत से इश्यूज उसमें फैक्ट हैं, ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए हैं, जहां पे अब जैसे कानपुर में दीक्षित परिवार का जो मसला है, उसमें जल के मर गई थी। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को जोड़कर एक नैरेटिव एंटी बीजेपी क्रिएट किया गया है, और बीजेपी के पास काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज नहीं है, तो जो अनसर्टेनिटी है उस कम्युनिटी की, वो ज्यादा बढ़ती है। और यहीं पे जो अखिलेश यादव की राजनीतिक कुशलता है, उसकी परीक्षा है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीतिक कुशलता की परीक्षा है कि वो इस कम्युनिटी को सपा में जाने से कुछ परसेंट भी जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, देखिए 12% करीब ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, अगर 12 में से 2-3-4% भी इधर से उधर हो गए, तो चूंकि इतनी नेक टू नेक लड़ा चुकी है उत्तर प्रदेश की, कम से कम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक देखें तो वो नेक लड़ाई है। वहां पे मैं आपकी इस बात को, चूंकि आप इस बात को थोड़ा और बढ़ाएं, इसके लिए अपने दर्शकों को छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं कि हम बार बार 2007 की बात करते हैं कि मायावती ने दलित के साथ ब्राह्मण को जोड़कर सरकार बना दी थी पूर्ण बहुमत की। सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है कि उस वक्त भी ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को गया था, लेकिन बसपा को कोई 10-11% वोट उनके पिछले वोट परसेंटेज से 10-11 परसेंटेज पॉइंट वोट ज्यादा मिल गया था ब्राह्मणों का, जो कि कुल मिला के 1-2% ही होता है ब्राह्मण कम्युनिटी का। उसी की वजह से वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। यही बात आप विजय जी कह रहे थे, इसे आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर सके तो जी। तो और अगर आप एलिबरेट कर लें तो जो हमारी 85 नंबर सुरक्षा का उत्तर प्रदेश में है, 85 सीटें जो हैं, आप उनकी जीत के आंकड़े देखिए, जो पार्टी वहां ज्यादा जीतती है उसकी सरकार बनती है, मेरा ऐसा मानना है। उस समय सबसे ज्यादा सीटें, सुरक्षित सीटें बसपा जीत के आई थी। सुरक्षित सीटों में कैंडिडेट सुनिश्चित तौर पर सुरक्षित कम्युनिटी का होता है, एससी कम्युनिटी का होता है, और उसे सपोर्ट जो चाहे, क्योंकि सभी कैंडिडेट एक ही कम्युनिटी लोग होते हैं, तो उसमें तो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जनरल कास्ट के लोग हैं, तो जनरल कास्ट जिसके साथ जाता है तो वहां सीट के नंबर बढ़ जाते हैं, और दूसरे सीटों पे भी उसका फायदा होता है। तो अगर अब जैसे पूरा चंक बीजेपी के साथ है, उसमें से मान लीजिए
20% कम हो गया। मतलब टोटल वोट कास्ट जितना किया ब्राह्मण पार्टी ने, उसमें से 80% बीजेपी को गए, लेकिन 20% चले गए समाजवादी पार्टी के पास। तो यहाँ पे बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि ये 20% का जो नुकसान है, क्योंकि देखिए सपा के पास तो 17-18% मुस्लिम, 10% करीब ये तो उनका वोट है। इसके बाद जो कुछ वो जोड़ते हैं, और बीजेपी इन दोनों को माइनस करके शुरुआत करती है। यानी बीजेपी करीब 70% से अपनी लड़ाई 70% में अपनी गुंजाइश तलाशती है, और समाजवादी पार्टी 100% पे तलाशती है। यानी कि यहाँ से तो उसे वोट मिल ही रहे हैं, बाकी कमेटी में भी वो सेंधमारी कर सकती है। तो इस से एक अपर हैंड है, और इसी का फायदा इसको लोकसभा चुनाव में मिला था। भले ही इसने टिकट कम दिए, लेकिन इन दोनों कम्युनिटी ने जम के सपा के फेवर में वोट किया था। तो यहाँ से एक गुंजाइश समाजवादी पार्टी के फेवर में बनती है। अगर थोड़ा भी वोट अगर दूसरी जगह से वो उठाते हैं, अपने जोड़ लेते हैं, तो उनकी जीत की जो गणित है वहां तक पहुंचने में नहीं होगी। हर दिन परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय के वोट का किस तरीके से राजनीतिक तौर पर उसकी तरफ पार्टियां देख रही हैं, और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी में उनकी क्या गुंजाइश बनती है, इसके बारे में बहुत ही तफसील से विजय जी ने हमें बताया। आने वाले दिनों में, हाल में हम मायावती ने ओबीसी वोट से गुजारिश की है अपनी तरफ आने की, यानी वो तमाम पार्टियां जिनके अपने पारंपरिक वोट के बाहर उन समुदायों में अपना वोट तलाश रही हैं, जहां से अगर थोड़ा हिस्सा भी सामने आए, साथ में आए, तो वो उनकी जीत का आधार बन सके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समीकरण बन रहे हैं आने वाले दिनों के। विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर, ब्राह्मण समुदाय पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में तफसील से हमें समझाया, आपका शुक्रिया। आने वाले दिनों में और भी ये सिचुएशन बदलेगी, जैसा विजय उपाध्याय ने कहा है। और दोस्तों, जहां तक ब्राह्मण समुदाय के अलावा ओबीसी समुदाय पर डालती राजनीतिक पार्टी के डोरे हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।